वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 68 बीपीएससी के लिए फुल टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी बच्चा 110 के आसपास सही बना रहा है, 110 से 105 के बीच में, यानी उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ज़रूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 100 भी अगर कोई बना रहा है, अगर निगेटिव मार्क लगाकर तो 100 भी बना रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। और ये 30 टेस्ट कराए जाएंगे। 30 दिन में हम आपको 30 टेस्ट कराएंगे। डेली एक टेस्ट शाम 5 से 6 के बीच में डालूंगा, इसलिए जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यहाँ पे स्थल जो दिया हुआ है सारे हड़प्पाई स्थल है। इसमें से जो बनमाली था ना, बनमाली वो घग्गर और उसकी सहायक नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध जो है वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो महात्मा बुद्ध बोल रहा है कि कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो याद रखिएगा उदयन के काल में। किसके? उदयन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। उदयन जो था ये अजातशत्रु का लड़का था, और अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का लड़का था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था, यानी अपने बाप को मारा था, इसलिए इसे पितृहंता कहते हैं। उदयन भी अपने बाप को मार दिया था अजातशत्रु को, तो इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है उदयन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो बौद्ध धर्म में महायान और हीन शाखा दो को बढ़ गया था। कब बटा था? तो याद रखिएगा यहाँ पे शासनकाल पूछ रहा है, तो वो कनिष्क का शासनकाल था। किसका? कनिष्क का शासनकाल था। बौद्ध धर्म का जो चौथा संगीत हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और वहीं पे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बढ़ गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सही का बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो कौन सा सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की चर्चा किस ग्रंथ में किया गया है। तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सा राजवंश पहले आया था उस हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हर्यक वंश बिंबिसार आया था। हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश की स्थापना लगभग 544 के आसपास हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद नंद वंश मारिएगा, ये 344। नंद वंश के बाद मौर्य वंश मारिएगा जो 321, और शुंग वंश जो है 184 ईसा पूर्व। तो इस तरह देखते हैं तो 4-1, तो 4-1 एक ही जगह दिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो याद रखिएगा मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जो पहली बार कौन सा शासक जीता था ये पूछ रहा है। तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है बाबू? कौटिल्य की है। बोला कि इसके अनुसार जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था था, निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन सा न्याय व्यवस्था नहीं था। ये अर्थशास्त्र में नहीं था। ये बोल रहा है कि धर्म महामात्र ये तो था, धर्म अस्थायी ये भी था। और देखते हैं दो ऑप्शन और दिया हुआ है रज्जुक। रज्जुक जो था, रज्जुक नहीं था अर्थशास्त्र बुक में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। यानी बस क्वेश्चन इसी से समझ में आ जा रहा है, यहाँ पे पशु बलि पर रोक का बात कर रहा है, और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर की गई थी। तो पशु बलि पर रोक किस अशोक के किस शिलालेख में लगाया गया था। तो याद रखिएगा वो शिला अभिलेख जो था, प्रथम शिला अभिलेख में ही पशु बलि पर रोक लगाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये दीनार हो जाएगा। कौन? दीनार। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका था। याद रखिएगा सम्राट हर्षवर्धन जो था वो जब दक्षिण में आक्रमण कर रहा था तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक दिया था। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि नागर, द्रविड़ और बेसर है। तो नागर, द्रविड़, बेसर क्या है? एकता ये क्या है? भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, ठीक है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली है। और ये मंदिरों के वस्तु, यानी मंदिर जो बनाए जाते थे उनमें ये शैलियाँ उपयोग किया जाता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो मीनाक्षी मंदिर बाबू मदुरई में है। कहाँ पे है? मदुरई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये बहुत ही फेमस बुक था और इसके जो लेखक हैं वो हर्षवर्धन है। कौन है बाबू? हर्षवर्धन। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में कौन एक सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब्दुल रहमान, ये क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कि हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये काव्य हिंदी की आदि काल में रचित ग्रंथ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब्दुल रहमान द्वारा ग्रंथ ये हमीर रासो, तो सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अब्दुल रहमान द्वारा हमीर रासो नहीं है। ये हमीर रासो जो है किनके द्वारा है? तो याद रखिएगा सारंगधर के द्वारा। किनके द्वारा? सारंगधर के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूर देश के यात्री, मूर देश के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मूर्दिया, मोरक्को का रहने वाला था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT भी बोला जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से सम्मिलित नहीं है। शेरशाह सूरी बहुत सुधार किया था, उसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। देखते हैं कि राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार ये भी किया था, सैनिक सुधार भी किया था और धर्म संबंधित भी सुधार किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ई क्यों होगा? क्योंकि ये सारे सुधार किया था, पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की था? तो फरीद जो है, पहले फरीद नाम था शेरशाह सूरी का, बोला कि वो अपना शिक्षा कहाँ से प्रदान किया था? तो याद रखिएगा ये शिक्षा अपना प्रदान किया था जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन ABC व्याख्या को पढ़ना है और कूट में सही उत्तर का चयन करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते हैं, बोल रहा है कि ये तो सही है। फिर दिया हुआ है कि मुगल शासन के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, ये भी सही है। फिर दिया हुआ अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी, ये गलत है, क्योंकि अमीरों की जो सिफारिश पर मनसबदारों की नियुक्ति होती भी थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और बी। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर कौन? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए बोल रहा है कि निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ये पूछा है। तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खाने खाना का। किसका? अब्दुल रहीम खाने खाना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा किसने किया है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका कार्यकाल बोलेगा तो 1786 से 1793 तक था। कब? 1786 से 93 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। लगभग ये 1812 से 19 के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो उलगुलान जो था और महान उपद्रव जानते हैं किससे है संबंधित? तो ये संबंधित है आपको 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बोला है कि राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, ये पूछ रहा है। तो याद दिया हो कि बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ये जितने भी दिया गया है ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए थे। स्वदेशी भी अपनाया गया था, असहयोग भी किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा पर, अपने शिक्षा पर जोर दिया गया था और बायकॉट भी किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो दिया हुआ है कि हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, जो गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, ये भी गलत है। नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, ये पूछ रहा है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वो था बाबू बिजौलिया। कौन, बिजौलिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और यह किसान आंदोलन लगभग कब चला था, बिजौलिया ही होगा ना, हाँ बिजौलिया ही होगा। ये चला था लगभग 1847 के आसपास, ठीक है। तो प्रथम किसान आंदोलन था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी को किसके सावधान किया, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम जो धार्मिक नेता थे और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित आप मत कीजिए। तो ये आपको किए थे बाबू मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में कौन दल में नहीं था, यानी स्वराज दल के नेता कौन थे, मोतीलाल नेहरू। अब बोला कि निम्नलिखित कौन दल में नहीं था इस निम्न में से, तो चित्तरंजन दास तो थे ही। बोला कि कौन नहीं थे, तो देखो श्रीनिवास अयंगार थे, चित्तरंजन दास थे, विट्ठल भाई पटेल थे, सी राजगोपालचारी इसमें नहीं थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 का बात कर रहा है। तो 1938 में कौन हुए थे बाबू, तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो चालू हुआ था उससे पूर्व महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था, कथन पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। इसमें चुनते हैं हम लोग बाबू। दिया कि सरकारी कर्मचारियों को त्याग पद देने को कहा, ये तो ऐसा नहीं कहे थे। सैनिकों ने अपने पद को छोड़ने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहे थे, ये तो कहे थे। और फिर दिया हुआ कि राजशाही रियासतों और राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहे थे, ये भी बात कहे थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा यार। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ से पहले दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्याग पद देने को कहा, नहीं कहे थे। सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा, ये भी नहीं कहे थे। बस ऑप्शन सी सही होगा इसका, क्योंकि राजशाही जो रियासत के राजाओं ने अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, ये बात कहे थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, केवल 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को किनके बारे में है, योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे ये पूछ रहा है। तो ये पटना लाए गए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि असम जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नृत्य दिया हुआ है, यहाँ राज दिया हुआ है। तो असम यहाँ पे ओजापली, हिमाचल प्रदेश जो हो जाएगा वो लुड्डी, पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा जट जतनी और बिहार जत्रा। तो राइट आंसर इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में है। तो याद रखिएगा इसमें जो कौन कथन सत्य है, तो याद रखिएगा कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कुंती नदी है वो साइलेंट वैली में वर्षा प्रचुर वनों से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों के परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, परीक्षण करना है। देखते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्न जलप्रपात में से कौन गोवा में स्थित है, कौन सा जो जलप्रपात है वो गोवा में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूधसागर जलप्रपात, कौन, दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा में स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये मांडवी नदी पे है। कौन सी नदी पे, मांडवी नदी पे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसमें से याद रखिएगा जो सबसे अधिक घने क्षेत्र से घिरा हुआ है वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन, पश्चिमी चंपारण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होते हैं वे हैं, यानी यहाँ पे चावल उत्पादन करने वाले प्रथम 4 राज्य के बारे में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा जो 4 राज्य हो जाएंगे बाबू वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है। सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ बैलाडीला दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश दिया है, यही गलत दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बैलाडीला किस राज्य में है ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, इसके बारे में दिया होगा। तो प्रधानमंत्री की जो ग्राम सड़क योजना है बाबू वो है आपको उन गांवों के सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क भली भांति संबंधित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर क्या मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है का बात कर रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा वो ग्रेनाइट हो जाएगा। कौन, ग्रेनाइट। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इधर देश दिया है, इधर राजधानी दिया है, आराम से मिलाया जा सकता है। यहाँ पे दिया है प्लेस्टाइन, प्लेस्टाइन जो दिया हुआ है तो प्लेस्टाइन हो जाएगा, इसको फिलिस्तीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिलिस्तीन। ठीक है, तो इसका राइट ए का हो जाएगा रामलल्ला। कोसोवो, कोसोवो जो हो जाएगा आपको, कोसोवो जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा प्रिस्टीना। टर्कसिस जो हो जाएगा आपको निकोसिया, और ताइवान ताइपे। इस तरह मिलाएंगे तो हम लोग ए का 3 बी का 4। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो डियागो गार्सिया आसान क्वेश्चन है, ये हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि किसको, समतापमंडल को जो जेट विमान है उसके उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है ये पूछा हुआ है। तो क्यों माना जाता है, इसके परत पर बादल व अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण के कारण होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, सर्वाधिक कोयला किस देश में पाया जाता है ये बोल रहा है। तो सर्वाधिक कोयला चीन में, कहाँ पे, चीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से 50 नंबर जो दिया हुआ है ये मैथ से संबंधित है। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, 51 भी छोड़ देते हैं, 51 भी छोड़ देते हैं, 52 भी छोड़ देते हैं, 53 भी छोड़ देते हैं, 54 भी छोड़ेंगे, 55 56 छोड़ देते हैं, 57 भी छोड़ते हैं। मैथ छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ 59 भी मैथ दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। अब यहाँ से 60 से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 1 पीको बराबर होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। 1 पीको बराबर कितना होता है? तो 1 पीको बराबर बाबू 10 की पावर -12 ग्राम होता है, ठीक है। 10 के पावर -12 ग्राम, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? आर्द्रता किससे नापा जाता है, यही पूछ रहा है। तो हाइग्रोमीटर से। किससे बाबू? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहिए से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधा समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या परिवर्तित होगा, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर यह आर से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर से कम प्रतिक्रिया होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? जो केश नली होता है, बोल रहा है कि जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है और इसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा तरल का जो पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो जो रेटिना पर चित्र बनता है वो चित्र कैसा बनता है, ये पूछ रहा है। तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। कैसा? वस्तु से छोटा और उल्टा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसर तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ तरंग दिया हुआ है, प्रसर तरंग। बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक गलत है, ये क्वेश्चन पूछा है। कीड़ों को नष्ट कर देती है, सही है। यह कपड़ों से धूल हटाकर साफ कर सकती है, ये भी सही है। और इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है, ये भी सही है। स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं करती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछ रहा है, सॉरी, दिया हुआ कि ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। ये जो प्रसर तरंग होता है, जो स्वचालित दरवाजा होता है, उसको नियंत्रित करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था और एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखा था। जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, इसका कारण पूछा है। तो याद रखिएगा क्यों सुनाई देती है। जो ध्वनि का वेग होता है वो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण, ठीक है। यानी जो ध्वनि चलती है वो सबसे ज़्यादा इस्पात यानी लोहे जो होते हैं उसमें तेज से चलती है वायु की अपेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है और इस पदार्थ के 3/4 के क्षय होने में समय लगेगा। क्या बोल रहा है? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसके अर्ध आयु 4 महीना है। बोल रहा है कि इस पदार्थ के 3/4 क्षय होने में समय लगेगा, ये पूछ रहा है। इसको तो बनाना पड़ता है, तो याद रखिएगा इसका जो डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ 8 महीने हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज़ में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो हवाई जो जहाज़ होता है उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो उसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये कौन चंद्रशेखर ने किया था। कौन? एस चंद्रशेखरन, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किससे ऋणात्मक अवशेष होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, ऋणात्मक आवेश होती है, ऋणात्मक आवेश होती है, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा बीटा कण, यहाँ पे बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज का प्रयोग होता है, ये पूछा है। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बकमिंस्टर फुलरीन है। तो बकमिंस्टर फुलरीन है, ये पूछा हुआ है। तो बकमिंस्टर जो फुलरीन है वो कार्बन यौगिक के एक रूप में जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज षष्ठभुज से बने
बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से हंसने वाली गैस जो दिया हुआ है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हंसाने वाला गैस नाइट्रिक ऑक्साइड दिया हुआ है, जो गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो हंसाने वाला होता है, इसको N2O कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसके बारे में है? फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में। ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देख लेते हैं किसका प्रयोग होता है, इसी के बारे में है। तो फोटोग्राफी प्लेट के बारे में दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है बाबू वो हो जाएगा आपको, वो सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो किया जाता है लैमिनेटेड कांच का। ठीक है, लैमिनेटेड कांच, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण? बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म जो गैस दिया हुआ है, गैस युग्मों में किसका मिश्रण जो खान होते हैं, खानों में अधिकतर होने वाले जो विस्फोटों का कारण है? तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका जो हो जाएगा मीथेन एवं वायु। क्यों? मीथेन एंड वायु, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एस्प्रीन है। एस्प्रीन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन। तो एस्प्रीन बाबू क्या है? तो एस्प्रीन एक एंटोपायरेटिक है। एंटोपायरेटिक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन और फोरेट और ट्राइजोफॉस का इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में उपयोग होते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो इसका उपयोग होता है वही पूछ रहा है, वो तो कृषि और पीड़कनाशी हैं। ठीक है, कृषि में जो पीड़क होते हैं उनको मारने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कीटाणुनाशक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और दिए गए कूट भाषा का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है हमको। चुनते हैं बाबू। दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। फिर दिया है कि फोटोग्राफी दिवस जो है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस बताएगा तो 29 अगस्त, और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। तो इस तरह मिलाएंगे लोग तो ए का 3 दो जगह है, बी का 4, सी का, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मिला लीजिए ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये पूछा हुआ है। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है बाबू वो मृदा विहीन पादप संवर्धन है। कौन है? मिट्टी में जो विहीन होते हैं पादप संवर्धन, वही हाइड्रोपोनिक्स है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि शहतूत का फल है, जो शहतूत का फल है वो क्या है? ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो शहतूत का फल जो है वो बाबू सोरोसिस है। क्या है? सोरोसिस, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। एपीफाइट्स कौन से पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये यांत्रिक अवलंब के लिए है। किसके? यांत्रिक अवलंब, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो सूक्ष्मजीवी कीटनाशक इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा वो बेसिलस थुरिंजिएंसिस, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद, जो हमारे तंत्र है उसमें अधिकतम जो एटीपी हैं अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो क्रेब्स चक्र। कौन? क्रेब्स चक्र, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिका, WBC का बात कर रहा है, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान के भाषा में कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको? ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है उसकी कमी वाले रोग सुमेलित नहीं है? इधर विटामिन दिया हुआ है और बोल रहा है कि सुमेलित वाले रोग उसमें से नहीं है, इसी के बारे में। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है।
यहाँ पे दिया हुआ कैल्सीफेरॉल जो होती है अस्थिरंगता, ये तो सही है। नाइसिन दिया हुआ है प्लेग्रा, ये भी ठीक है। कोबालामीन जो दिया हुआ है संघातिक रक्तपलता, ये भी ठीक है। और रेबोफ्लोविन दिया हुआ है बेरी, जो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित का पूछ रहा है। जो दिया है विटामिन 1 रेटिनॉल, विटामिन 2 राइबोफ्लोविन। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि बीमारी का पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई जो होता है उसका यंत्र जो होता है बीमारी का पता लगाने के लिए, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है एमआरआई का। तो एमआरआई जो होता है बाबू वो होता है आपको चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस तरह बोलेगा एमआरआई तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। मानव आँख में जो पुतली होता है बोल रहा है कि एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वो एट्रापिन है। क्या बाबू? एट्रापिन राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आसान क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा वक्तव्य सही है? दिया हुआ कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। फिर दिया हुआ है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। क्योंकि जो देखिए सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में बहुत जानकारी है। जो संसदीय व्यवस्था में राज्य का जो प्रधान, राज्य प्रधान जो होता है, राज्य का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य का प्रधान जो होता है संवैधानिक प्रधान होता है। अगर राष्ट्र में बोलेगा तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और देखेंगे तो सिद्धांत की नीति से संसद और कार्यपालिका पूर्ण जो है इसमें विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। यहाँ पे क्या सरकार के संसदीय व्यवस्था विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? वक्तव्य सही है का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ई ही होगा। अब संसदीय सरकार में उत्तरदायित्व एक सत्ता में केंद्रित रहता है और शासन का संचालन एक सूत्र द्वारा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है, ये कहाँ से हुई है इसके बारे में है। तो याद रखिएगा ये ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, इसके बारे में क्वेश्चन है। एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता में दूषित करना, मृत्यु दंड नहीं आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा समाज प्रजातंत्र स्थापित करना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो एन संजीव रेड्डी थे। कौन? एन संजीव रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। अगला क्वेश्चन है कि उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है दिया तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि उप प्रधानमंत्री की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, इसके प्रावधानों से हटकर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आर्टिकल 149। कौन? आर्टिकल 149 में ये जो होता है सीएजी के कर्तव्यों का निर्धारित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, जो प्रोटेम स्पीकर है उसका जो कर्तव्य होता है ये पूछ रहा है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है बाबू वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, शपथ लेने के बाद अगर स्पीकर चुने जाते हैं उसके बाद प्रोटेम स्पीकर अपने आप हट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद का सचिवालय, तो भारतीय संसद का सचिवालय जो है वो बाबू सरकार से स्वतंत्र है। सरकार से स्वतंत्र है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसके बारे में क्वेश्चन है। तो जो प्राक्कलन समिति है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है ये पूछ रहा है। तो कौन करते हैं बाबू? ये राष्ट्रपति करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध दिए गए हैं वो बोल रहा है कि भाग पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा वो भाग है, कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग आपको 11वां में दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है का बात कर रहा है, दिया हुआ मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग ही संवैधानिक संस्था नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सिक्किम एक राज्य बना था, संविधान संशोधन पूछ रहा है। तो सिक्किम जो बना था बाबू वो 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था, वो 22वां राज्य बना था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? लगाती तो है वो कर केंद्र सरकार, कर टैक्स, लेकिन वसूलती है कौन? राज्य सरकार। इसमें से कौन सा कर है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा स्टाम्प ड्यूटी जो है वो लगाती कौन है? केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूलता कौन है? तो वसूलता है बाबू कौन? इसकी वसूली जो करते हैं वो करते हैं आपको राज्य सरकार। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देख, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी हुनर से सम्मानित किया गया है? तो ये बाबू कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है शशि थरूर, इन्हीं को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? यानी ONDC में शामिल होने वाली पहली बिग टेक कंपनी कौन है? तो याद रखिएगा इधर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्फोसिस और TCS दिया हुआ है, और इनमें से कौन सा हो जाएगा बाबू? तो वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हुई है? मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से जुड़ी है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो जैव ईंधन दिवस आपको 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राज्य पथ का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? तो राज्य पथ का नाम बाबू कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जैवग्राम है, पूछ रहा है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है ये पूछा है। तो याद रखिएगा ये रूस करता है। कौन? रूस, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजन किया है? तो भारत जो है वो किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है ये देश बोल रहा है। तो याद रखिएगा किसके? तो यूनाइटेड किंगडम के। किसे? इंग्लैंड इसको बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से ही साइबर 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है भारत। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2023 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है?
ऑस्कर 2023 के लिए बोल रहा है। ऑस्कर 2023 के लिए जो गुजराती फिल्म है छेलो शो को, किसको? छेलो शो, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्थाना कर दिया है? तो ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना कर दिया गया है फिर से, राइट आंसर ऑप्शन सी। इसको बदलकर नूर सुल्तान किया गया था, फिर नूर सुल्तान से फिर उसको अस्थाना कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी? कब? 19 सितंबर 2022 को कौन सी नौसेना का जहाज को सेवा मुक्त किया गया जो 32 साल तक सेवा दिया था, ये पूछ रहा है। तो इसे INS जो अजय है, INS अजय को ही सेवा मुक्त किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, ये पूछा हुआ है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत के पहले कंडाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? कंडाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है किस राज्य ने? भारत के पहले कंडाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो क्रिकेटर है वो हरमनप्रीत कौर है। कौन? हरमनप्रीत कौर, राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये सितंबर माह में जो सितंबर 2022 में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? तो एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य को 100% घर जल राज्य घोषित किया गया है? किस राज्य को किया गया 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है बाबू? तो ये गुजरात को किया गया है। किसको? गुजरात, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 87वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की गई? तो किस देश में बाबू? तो ये मिस्र में। किस में? मिस्र, राइट आंसर। COP27 मिस्र में होगा, राइट आंसर हुआ अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FIH प्री लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान 2022-23 के लिए किसे बनाया गया है बाबू? कौन? FIH प्री लीग के लिए, प्रो लीग के लिए। तो किनको बनाया गया है बाबू? तो हरमनप्रीत सिंह को। कौन? हरमनप्रीत सिंह, राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने। कौन? ऋषि सुनक बने हैं लीज ट्रस्ट की जगह। किसकी जगह? लीज ट्रस्ट इनसे पहले थी और लीज ट्रस्ट की जगह ऋषि सुनक बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? आर्टेमिस किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये मून रॉकेट है, ये किस देश द्वारा बाबू? तो ये अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी बाबू? तो ये हो गया है आपको कितना हो गया है? तो 8 बिलियन। कितना? 8 बिलियन, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है बाबू? तो ये चुना गया है आपको मैरी कॉम को। किनको? मैरी कॉम, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको 33वां, क्या दिया हुआ है कि 33वां ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार का स्थान कौन सा है? तो 33वां ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का स्थान दूसरा था। क्या था बाबू? बिहार का स्थान दूसरा था, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें 12 राज्य और 1 केंद्र शासित जिसमें भाग लिया था और पहले स्थान पर इसमें झारखंड आया था, दूसरे स्थान पर बिहार आया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा किस दिन मनाया जाता है बाबू? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? तो वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? तो याद
चेतन भगत है। कौन है बाबू? चेतन भगत, राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि 2028 के ओलंपिक के लिए किस शहर की मेजबानी मिली है? तो 2028 में जो ओलंपिक होगा, बोला है किस शहर को मेजबानी मिला है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका को। किसको? अमेरिका, राइट आंसर ऑप्शन ई। ये अमेरिका में है, लॉस एंजलिस इसी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लौह पायराइट कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में लौह पायराइट कारखाना के बारे में बात कर रहा है। तो बिहार में जो लौह पायराइट कारखाना है वो कहाँ स्थित है बाबू? तो वो अमझोर में। कहाँ पे? अमझोर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी और उसके किनारे बसे शहरों का मिलान गलत है? गलत है ये बोल रहा है, किस नदी और उसके। तो देखते हैं हम लोग कौन सा गलत है। फल्गु जो दिया हुआ है गया, ठीक है। सरयू, छपरा, ये भी ठीक है। सोन नदी जो हाजीपुर दिया हुआ है ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोन, क्योंकि ये दक्षिण बिहार की नदी है और हाजीपुर जो है ये तो उत्तर बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अपराधियों के डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अपराधियों के डेटाबेस तैयार करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम जो पूछ रहा है तो वो चक्र रखा गया है। क्या? चक्र, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के स्पर्श करता है। तो इसके लिए आपको मैप याद रखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये बिहार का मैप है, तो यहाँ जो जिला है वो नेपाल के साथ और इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो उस तरह इसमें किशनगंज हो जाएगा। कौन? किशनगंज, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले। तो बिहार में जो मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये मधुबनी और दरभंगा। कौन? मधुबनी, दरभंगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में रेल परिवहन की जो शुरुआत हुई बाबू वो 1860 में। कब? 1860, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा किस खेल में स्वर्ण पदक जीती है बाबू? तो वो निशानेबाजी से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा के अनुसरण करता है? तालिबान को बात कर रहा है, बोला कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? तो देखते हैं कि देवबंद इस्लामवाद, दिया कि पश्तून वाली, शरिया इस्लामिक, सुन्नी इस्लामिक। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन ई हो जाएगा। तालिबान जो है विचारधारा देवबंद और मिलिटेंट इस्लामवाद पर आधारित शरीयत इस्लाम कानून लागू करता है। ठीक है, देवबंद भी करता है और कुछ सुन्नी इस्लाम भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तनिंथरी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? किसके बारे में है? तनिंथरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। बोला किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ये म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बाबू? तो याद रखिएगा ये सब्जपुरा में है। कहाँ पे? सब्जपुरा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम है। तो बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य का जो प्रथम रेलवे है वो ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या है? ईस्ट इंडिया रेलवे, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था? रेलवे लाइन का निर्माण बिहार के किस स्थान पे पहले हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा मुगलसराय से कलकत्ता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? किस वर्ष बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, ये पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा ये 1978 में। कब? 1978 ईस्वी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार के किस क्षेत्र का है बाबू? तो ये मिथिलांचल, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर? तो 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के मेजबानी का शहर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो शहर नई दिल्ली में ही। कहाँ पे? नई दिल्ली, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 2022 में किस भारतीय को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया बाबू? तो याद रखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। किनको? पूर्णिमा देवी बर्मन, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।